हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चोक कुंडली और ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर यदि आप लोग ट्रांसफार्मर और चोक कुंडली से कंफ्यूजन में हैं, तो दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपके इस डाउट को क्लियर कर देंगे, ताकि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसको देने का आंसर तभी उचित हो सकता है जब आप इसको समझे रहेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो और आपको मिलती रहे। तो चलिए, चोक कुंडली, नाम तो बड़ा अजीब है। चोक कुंडली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट भी होता है, चोक कुंडली होता क्या है, कुंडली होता क्या, पहले चोक कुंडली तो बाद की बात करते हैं। तो चलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चोक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जिस प्रकार दिष्ट धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस तरह दिष्ट धारा जो होता है उसको नियंत्रित करने का मतलब उसको रोकने का और जाने का जो अनुमति देता है, यानी कि नियंत्रित करने का जो कार्य करता है उस वो प्रतिरोध का होता है ना। तो यही बोला जा रहा है कि नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी मॉल में या शॉपिंग में जाने के लिए क्या वो जो वॉचमैन खड़ा होता है सामने, वो मतलब परमिशन देगा, वो जाने देगा तब आप जाएंगे ना। किसी भी देखे होंगे आप लोग, मूवी वगैरह देखते होंगे या रियल में भी देखते होंगे, आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे होंगे तो एक गेटमैन खड़ा होता है, उससे परमिशन लेने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वही चीज बताया जा रहा है कि जैसे धारा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिस प्रकार दृष्टि धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित कर देगा, नियंत्रित मतलब जाने का, आने का, रोकने का जो भी काम होता है, नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया चोक कुंडली क्या होता है। चलो भाई, चोक कुंडली को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को बना लीजिए। ये चोक कुंडली का फिगर है आपके सामने। और एक चीज आप समझिएगा, ये जो दिख रहा है, दिखने का मतलब ये जो दिख रहा है, ये पोजीशन जो दिख रहा है, ये लोहे की क्रोड है। किसकी है भाई? ये लोहे की क्रोड है। और ये जो लपेटा गया है तार, ठीक है, ये जो तार, जिस तार से लपेट के कुंडली बनाई गई है वो आपका कॉपर का है, ठीक है। तो इस लोहे के ऊपर कॉपर के तार का कुंडली लपेट के क्या किया गया है, कुंडली बनाया गया है, जिसे हम चोक कुंडली कहते हैं। और नीचे देख रहे हैं यहां से एसी धारा प्रवाहित होती है, एसी धारा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए भाई, ये आपका एसी स्रोत है। तो उम्मीद करेंगे चोक कुंडली क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं, चोक कुंडली क्या होता है समझ में आ गया। लेकिन अब हम समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी यही पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए जरा ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो ट्रांसफार्मर का पहले तो हेडिंग ले लीजिए आप, ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्रैक्टिकल की एग्जाम दृष्टि से हो, चाहे एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, एनी वन, कहीं भी ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए, ट्रांसफार्मर आपके गांव में भी लगा होगा, तो चलिए जरा हम इसको समझते हैं, ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो सबसे पहले इसके सिद्धांत को समझेंगे, इसका सिद्धांत क्या कहता है। तो हेडिंग डाल लीजिए सिद्धांत। तो यहां पे बोला जा रहा है, यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण, यानी जो ट्रांसफार्मर है ना, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब अन्योन्य प्रेरण आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अन्योन्य प्रेरण से रिलेटेड, ठीक है। चलो, तो ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आगे समझिएगा, इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सके ट्रांसफार्मर दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर के इसके कार्य के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए हैं, या फिर दो प्रकार के होते हैं। तो बात को समझिएगा, जो ये ट्रांसफार्मर होता है ना, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये तो सबसे पहली बात हो गई। लेकिन इसकी सहायता से जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सके ट्रांसफार्मर दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर को यानी कि इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के कार्य के आधार पर इसको दो पदों में बांटा गया है। कौन कौन सा है ध्यान दीजिएगा, दो ट्रांसफार्मर होते हैं।
आगे बोला जा रहा है कि कौन कौन सा है। पहला होता है अपचाई, दूसरा होता है उच्चाई, यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सेटअप ट्रांसफार्मर और इसको बोलते हैं स्टेप अप। ठीक है, सॉरी स्टेप अप ये होता है स्टेप अप आपका, और ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले समझिएगा उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर बताया जा रहा है यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। तो जो नीचे से ऊपर चढ़ाएगा, ठीक है, यानी कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, उच्च, उच्च मतलब ऊंचाई पे बढ़ाएगा, तो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, तो उसको हम बोलते हैं उच्चाई। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें हम अपचाई की बात करें, अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। सिंपल सी बात है, उच्चाई मतलब बढ़ाएगा, अपचाई मतलब घटाएगा। ठीक है, यानी कि क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। तो क्लियर हो गया होगा, ये दो तरह के ट्रांसफार्मर के हमने उच्चाई और अपचाई का टॉपिक क्लियर किया। अब आइए, ये तो हो गया, इसका सिद्धांत समझ में आ गया आपको। सिद्धांत क्या होता है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसको दो भागों में बांटा गया है इसके कार्य के आधार पर। पहला होता है उच्चाई, दूसरा होता है अपचाई। उच्चाई का मतलब कि जो निम्न को उच्च में बदले, किसको, प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपचाई में उच्च से निम्न में परिवर्तित करे प्रत्यावर्ती वोल्टता को, अपचाई हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं आगे हम लोग। संरचना, हेडिंग डाल लीजिए, संरचना क्या होती है। संरचना के लिए पहले आप समझ जाइए कि इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो संरचना, देखिए ट्रांसफार्मर कुछ ऐसे ही दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। अगर आप लोग के गांव में ट्रांसफार्मर होगा तो आप जाके देख सकते हैं, आपके गांव में होगा या फिर सड़क पे कहीं भी देखिए ट्रांसफार्मर तो आप देखे ही होंगे। तो खंबे पे देखेंगे तो ऐसे ही बैठाया गया होगा ट्रांसफार्मर ना। तो चलिए, हम इसके बारे में बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ जानने का अगर मौका मिले कभी ना तो छोड़िएगा नहीं। आइए आज हम आपको एकदम अच्छे से बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस फिगर को समझ लीजिए, इसमें क्या क्या है। ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। सबसे पहली बात, ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, इसकी संरचना कैसे बनी होती है ना। जैसे कोई भी अगर मतलब मान लीजिए कोई साउंड बना हुआ है कोई भी, तो आप पूछेंगे उसके मैकेनिक से तो बोलेगा इसमें स्पीकर लगा है, इसमें तार लगा है, इसमें चुंबक लगा, बहुत कुछ बताएगा ना। वैसे ही अगर हमें ट्रांसफार्मर के बारे में अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं कैसे कैसे बना होता है, इसकी संरचना कैसे बनी होती है। तो किसी को बताने और समझाने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले समझिएगा, ट्रांसफार्मर की क्रोड कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। विद्युत रोधी मतलब इसकी जो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ना, वो कच्चे लोहे का बनाया जाता है, ना कि पक्के लोहे का। विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं की, ठीक है, क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम कर देती है। जैसे अगर फीटर से डायरेक्ट कनेक्शन आपके घर में आ जाए तो घर का कनेक्शन तो बढ़ जाएगा, पूरा जल जाएगा। पहले जो भी है फीटर से जो बिजली आती है वो हमारे ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर उसको स्टोर करता है, उसके बाद उस हिसाब से आपके घर पे भेजता है बिजली, ताकि आपका जो बल्ब वगैरह है ना जले, टीवी वगैरह ना जले। इसलिए यही चीज यहां समझाया जा रहा है क्या, क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में केंद्रित करता है पहले। ठीक है, केंद्रित करके ऊर्जा के अपने क्षय को कम कर देती है, क्षय को कम कर देती है, और इसे बनाने के लिए अधिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ प्रयोग किया जाता है। क्रोड की बात हो रही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं के लिए बंद व सुगम मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, क्रोड के बारे में बताई जा रही है, जिसमें जो क्रोड होता है ना, ये जो हमने बोला कि ट्रांसफार्मर की क्रोड कच्चे लोहे की बनी होती है, तो वही बताया जा रहा है कि क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं के लिए बंद व सुगम मार्ग प्रदान करता है। आगे आइए ध्यान दीजिएगा, और बताया जा रहा है क्रोड के बारे में। क्रोड में भंवर धाराएं कम हो, इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर भंवर धाराएं क्या होता है, तो टेंशन मत लीजिएगा, इसके लिए बस आपको छोटा सा कमेंट करना है, भंवर धाराओं को भी क्लियर कर देंगे हम, सब कुछ क्लियर करेंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो सब कुछ। ठीक है, तो क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, इसीलिए क्रोड का पटलित किया जाता है। शैथिल्य हानि को
कम करने के लिए क्रोड लोहे चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है कि जो शैथिल्य हानि होता है, शैथिल्य हानि क्या होता है ये भी नहीं पता होगा आपको, टेंशन मत लीजिए, वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले भंवर धाराएं को कम उत्पन्न हो इसलिए क्रोड को प्रज्वलित किया जाता है, और शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्रोड लौह चुंबकीय पदार्थों का बनाई जाती है। यानी कि उसका जो शैथिल्य हानि है वो कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्रोड को लौह चुंबकीय पदार्थों की बनाई जाती है। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात एक बार और बोला जा रहा है कि क्रोड की एक भुजा, ठीक है, क्रोड की एक भुजा पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है जिसे उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है, जिसकी वोल्टता हमें बढ़ानी या घटानी है। इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ऊपर। जैसे हमने आपसे बोला शुरू में कि ये देखो प्राथमिक कुंडली है, तो प्राथमिक कुंडली अगर समझ में नहीं आया हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया है, क्या बोला है यहाँ पे अच्छे से बताया, क्रोड की एक भुजा, किससे, क्रोड की एक भुजा तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है जिसे उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिसकी वोल्टता हमें बढ़ानी या घटानी है। इस कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा समझिएगा। आगे बोला जा रहा है, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर एक ओर तांबे की तार की कुंडली लपेट दी जाती है जिसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली समझ में आया? अगर प्राथमिक कुंडली समझ में आ गया तो जस्ट समझिएगा, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर एक ओर तांबे की तार की कुंडली लपेट दी जाती है जिसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे तभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, इस तरफ आपका प्राथमिक कुंडली था, इस तरफ आपका द्वितीय कुंडली था। ठीक है, अगर देखना चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यही बोला जा रहा था। ठीक है, ये जो लपेटा गया है इसे, ये प्राथमिक कुंडली, और इसके सामने जो ये दिया गया है पट्टी, इस पे जो लपेटा गया है ये द्वितीय कुंडली। ठीक है, अब कार्य विधि को समझ लीजिए। ठीक है, कार्य विधि क्या होता है इसका, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य कोई निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि धारा परिवर्तन, ठीक है, यदि धारा परिवर्तन के कारण क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, यदि प्राथमिक कुंडली उत्पन्न हो जाता है, यदि प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा क्या भाई, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी हो तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन पी हो तो क्या होगा? ध्यान समझिएगा, कार्य विधि इसकी है। तो कार्य विधि में तो आपको इतना जरूर समझना पड़ेगा, एक बार फिर समझिएगा क्योंकि कार्य विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुंडली के सिरों के मध्य कोई निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि धारा परिवर्तन के कारण क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, यदि प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन पी हो तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईपी, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपी, फेरों की संख्या क्या बोला गया था, एनपी, तो एन पी माइनस लगा रहेगा, माइनस एनपी ब्रैकेट में डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस हो, ध्यान समझिएगा, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस हो तथा चुंबकीय फ्लक्स की हानि को नगण्य मान लिया जाए
तो यही फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर जाएगा और अन्योन्य प्रेरण के कारण समान आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता Fs उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद जो भी हमने बोला, आप यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो वैसे द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक विद्युत वाहक बल द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा भाई? जैसे यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया? फेरों की संख्या एनपी दिया था, ठीक है, तो एनपी, और ये तो आपको बताया गया था, हमने बताया थे हम कि डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी था, इंटू कर दिया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसमें तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने ईएस माना था ना, फेरों की संख्या क्या माना है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमने एनएस मानी है, अभी आपको बताया था हमने। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस एनएस, ईएस लिख दीजिए पहले, क्योंकि विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं ना, तो ईएस बराबर माइनस एन एस। अब बोलेंगे यस क्यों है ना, समझ में आ गया होगा आपको। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकाल रहे हैं तो यस, यस मतलब सेकेंडरी, और यहाँ पे पी है तो प्राइमरी, समझ में आया। अब देखिए इनटू डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी हो गया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए। समीकरण किसमें? 2 में। समीकरण 2 भागे 1 कर लीजिए। समीकरण 2 क्या है? अभी हमने जस्ट आपको निकाल के दिखाया था, ईएस बराबर माइनस एनएस ब्रैकेट में डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब समीकरण 2 क्या था? समीकरण 1 क्या है? ई पी, भाग दे दीजिए इधर, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, ये हो जाएगा माइनस एनपी ब्रैकेट में डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब ये आपका हमने कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, मिला क्या? मिला क्या भाई? मिल गया आपको ईएस अपॉन ईपी बराबर एनएस अपॉन एनपी। ये आपका निकल के आ गया भाई। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये ट्रांसफार्मर का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। हमने आपको संरचना बताया, कार्यविधि बताया, सिद्धांत बताया, सब कुछ ट्रांसफार्मर का एकदम बेसिक तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।